इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, जिसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। फोर्स की मैंने आपको बताया था फोर्स की प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो रोटेशन इज एक्चुअली चेंज ऑफ डायरेक्शन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप उसको उसकी डायरेक्शन को एक तरह चेंज कर रहे होते हैं। तो फोर्स की एक और प्रॉपर्टी है, दिस इज मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट, रोटेशन। ठीक है, जैसे कि ये जो डोर है इसको एंटर होने के लिए और एग्जिट होने के लिए दोनों केसेस में आपको डोर को रोटेट करना होता है। ठीक है, तभी डोर या तो ओपन होता है या फिर क्लोज होता है। कभी भी किसी चीज में मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो दो चीजें हैं बेटा, सुन लें। और वो दो चीजों में से एक चीज है फोर्स। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं। मल्टीप्लिकेशन है दो चीजों का। ठीक है, एक है फोर्स और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरा गौर से समझ लें किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, देखिए एक डिस्टेंस तो होता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब आप दो पॉइंट्स बनाएं, एक पॉइंट का नाम लिखें ए और एक पॉइंट का नाम लिखें बी। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस जो आपने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एक और जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस होता है, ये एक लाइन है। ठीक है, और ये एक पॉइंट है जिसका नाम है ए। अब पॉइंट से लाइन तक इन्फिनिट डिस्टेंसेस हो सकते हैं। मतलब आप देखें, एक लाइन मैंने ये बना दी, एक लाइन मैंने ये बना दी। ठीक है, मतलब आप मुझे बताएं इसमें कितनी लाइंस बन सकती हैं? इन्फिनिट बन सकती हैं, मतलब आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी लाइंस बन सकती हैं। बन सकती है ना? लेकिन तमाम लाइंस में से एक लाइन ऐसी होगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रही होगी। ये जो लाइन मैंने अभी बनाई है, इस लाइन की लेंथ को आप कह सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट होगी तमाम लाइन में। ऐसा ही है या नहीं है? सबसे शॉर्टेस्ट अगर कोई लाइन होगी ना तो वो यही होगी। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा होता है। तो व्हाट इज मेंट बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट। अब अगर आपसे भी पूछे किस चीज की लाइन, तो आप बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स। सही है, किस चीज की लाइन? और किस चीज का पॉइंट? पिवट। पिवट, व्हाट इज पिवट? पिवट का मतलब जहां से वो हिंज्ड है, जहां से वो पिवटेड है, जहां से आपने उसको रोका हुआ है। दरवाजे का पिवट कहां है? वो जो साइड पर जिस पर पूरा दरवाजा रोटेट कर रहा है, वो दरवाजे का। ठीक है, पिवट किसको कहते हैं? जहां पर कोई ऑब्जेक्ट हिंज्ड हो, जहां से वो ऑब्जेक्ट पिवटेड हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं, जैसे कि अगर इस डस्टर की बात करें, इस डस्टर को अगर मैं यहां से होल्ड कर लूं तो इस डस्टर को रोटेट किया जा सकता है। वेयर इज द पिवट? और मैं फोर्स कहां से लगा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये फोर्स लग रही है। तो दिस इज लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज पिवट, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं फोर्स का एंगल चेंज कर दूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। वजह यह है कि फोर्स की लाइन चेंज होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले अगर लाइन ऐसे थी तो इस तरह था, लेकिन अब अगर लाइन ऐसे हो गई, एंगल चेंज कर दिया है, विच मीन सिंपल बात यह है कि एंगल चेंज करने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाता है। मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको फोर्स को 90 डिग्री पे अप्लाई करना चाहिए। बार के जिस चीज को रोटेट आप करवा रहे हैं उसके 90 डिग्री पर फोर्स लगेगी तो मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ आ रही है? तो व्हाट इज मोमेंट? इज द प्रोडक्ट। सही है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। कौन सी दो चीजों का प्रोडक्ट है? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स टू पिवट। सही है, और इसका ये फॉर्मूला F इंटू डी, इसमें F फोर्स है तो उसका यूनिट न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर मोमेंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस आप इसकी डायरेक्शन बताते हैं, या तो ये क्लॉकवाइज होता है या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहां तक कोई मसला? अब आप देखें इस केस में 10 न्यूटन फोर्स है और 2 मीटर डिस्टेंस है, मोमेंट कितना आ गया? मैंने एंगल चेंज कर दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब 2 है या 1 है? 1 है, क्योंकि आप देखें फोर्स की लाइन रेड वाली लाइन है। रेड वाली लाइन से पिवट करीब कहां से होगी?
कौन से रास्ते से करीब होगी? ये रास्ता 2 मीटर का है, ये रास्ता 1 मीटर का है, तो I should multiply 10 Newton by 1 meter because this is perpendicular distance now. वो very good, this is the shortest distance. अब मोमेंट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है कम प्रोड्यूस हुआ है? और पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, टू इंक्रीज मोमेंट यू ईदर इंक्रीज फोर्स और यू इंक्रीज, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई फोर्स फ्रॉम मोर डिस्टेंस या फिर अप्लाई फोर्स एट 90 डिग्री टू द बार. If the angle is not 90 degree, then the moment will be lesser than it can be produced with an angle of 90 degree. Moment is the product of force and perpendicular distance from the line of force to pivot. Unit इसका न्यूटन मीटर है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा. अगर आपने मैक्सिमम मोमेंट प्रोड्यूस करना हो तो आप या तो ज्यादा डिस्टेंस से फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं. ठीक है जी. मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट का मतलब है रोटेशन, मतलब कितनी रोटेशन वो फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है, ये उसकी कैलकुलेशन है. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल मतलब अब हम लॉ की बात कर रहे हैं. लॉ ऑफ मोमेंट्स क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो सम किसे कहते हैं? टोटल प्लस. सम का मतलब है प्लस. ठीक है. सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अबाउट द पिवट. अब आप देखें एग्जांपल नंबर 1, इसमें कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 2. तो मोमेंट्स कितने होंगे? 2. F1 का मोमेंट will be equal to F2. F1 का मोमेंट क्लॉकवाइज है, F2 का एंटी क्लॉकवाइज. F1 का मोमेंट है F1 D1 जी, F2 का मोमेंट है F2 D2. अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्वल होंगे. और ये कैसे चलेगा जब लाइन स्ट्रेट होगी? नहीं, लाइन स्ट्रेट नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो लेफ्ट साइड पर आंसर आ रहा है वो राइट साइड पर आ रहा होगा. ठीक है. इसमें कितनी फोर्सेस हैं? सर इधर है 3. F1 क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. F1 का मोमेंट क्लॉकवाइज है, F3 का एंटी क्लॉकवाइज, F2 का. तो इन दोनों के मोमेंट्स को आपने ऐड करना है. किनके? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को ऐड करेंगे एंड इट शुड बी इक्वल टू F1 D1 व्हिच इज द क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है. इसमें कितनी फोर्सेस हैं? 2. F1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और F2 एंटी क्लॉकवाइज. तो F2 D2 will be equal to F1 D1. अच्छा, दोनों एक साइड पे अप्लाई हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज. डायरेक्शन देखो ना, फोर्स ये रोटेट कहां कराना चाह रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है. ठीक है. इसमें से मुझे बताएं F1 F2 और F3 में से F1 क्या है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. F2 एंटी क्लॉकवाइज. F3 एंटी क्लॉकवाइज. F3 क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज है. F3 क्लॉकवाइज है, F1 भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है. सो F1 D1 प्लस F3 D3 इज इक्वल टू F2 D2. तो आपने सबसे पहले देखना है फोर्सेस कितनी है, फिर आप देखेंगे उनमें से कौन सी फोर्सेस क्लॉकवाइज हैं, कौन सी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज हैं. फिर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को एक तरफ आप ऐड करेंगे और उनको इक्वल कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के. अगर इक्वल होगा क्योंकि F3 का डिस्टेंस ज्यादा है तो वैल्यू बढ़ जाएगी. जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी फोर्स कम होगी. इस तरह से फोर्स कम होगी क्योंकि मोमेंट इक्वल है. ओके. अब हम वेरीफाई कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को. ठीक है. In order to verify principle of moments, you have to balance a uniform meter rule on midpoint. Uniform meter rule का क्या मतलब है? मीटर रूल. जवाब, यूनिफॉर्म मीटर रूल का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मीटर रूल. यूनिफॉर्म मीटर रूल. यूनिफॉर्म मतलब होता है कंसिस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब है मीटर रूल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी. डेंसिटी कैसा है? मतलब ऐसा ना हो किसी जगह पर मास ज्यादा हो, किसी जगह पर मास कम हो. अगर एक मीटर रूल है तो कितना सेंटीमीटर का होगा? 1 तो बैलेंस कहां पर होगा? 50 पे. तो यूनिफॉर्म मीटर रूल की प्रॉपर्टी है कि वो 50 पे बैलेंस होगा, व्हिच मींस जितना मास उसका राइट पर होगा उतना ही मास उसका लेफ्ट पर होगा. मास सेम होगा दोनों साइड पर, जैसे ये. इसलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मीटर रूल. आपने इसको कहां पर टाई कर दिया? 50 पे टाई करके हैंग कर दिया. तो ये दोनों तरफ से इक्वल होगा, मतलब बैलेंस्ड होगा. अगर मैं दोनों साइड्स पर वेट लगा दूं, फोर्सेस लगा दूं,
तो ये बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। डिपेंड करता है। मैंने अनइक्वल फोर्सेस अनइक्वल डिस्टेंसेस पे लगा दिए क्योंकि मैंने मेजर तो कुछ किया नहीं, बस दोनों तरफ वेट्स हैंग कर दिए। अनबैलेंस हो जाएगा। मैं वेट्स की पोजीशन को चेंज करूंगा कब तक? जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। नहीं, डिस्टेंस सेम नहीं करना है, मोमेंट सेम करना है। मोमेंट इंक्लूड्स फोर्स। सही है ना? तो मैं कब तक इन वेट्स की पोजीशन को चेंज करूंगा? जब ये बैलेंस हो जाएगा तो मुझे वेट को नोट करना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट करना है। वेट 2 नोट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 नोट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और अगर इन दोनों की वैल्यूज सेम आती हैं, which means the principle of moments is verified, which means the system is in equilibrium and the clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट क्यों किया? हम चेक कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वेरीफाई कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वेरीफाई करने के लिए आपने क्या किया? आपने एक यूनिफॉर्म मीटर रूल को 50 सेंटीमीटर मार्क पर हैंग किया, दोनों साइड्स पर वेट्स लगाए, ऑफ कोर्स वो अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे अनबैलेंस होगा आपने क्या करना है? उसको वेट्स की पोजीशन को एडजस्ट करना है। कब तक? जब तक वो दोबारा बैलेंस ना हो जाए। जैसे ही बैलेंस होगा आपने इन दोनों वैल्यूज को और इन दोनों वैल्यूज को नोट करना है, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैलकुलेट करना है और आप देखेंगे वो इक्वल आ रहे हैं। कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट लिखोगे तो उसमें आखिरी पॉइंट होगा एक्यूरेसी का। किस चीज का? और एक्यूरेसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग डिफरेंट वेट्स, ताकि उस वक्त भी चेक करें कि उस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब अगर ये 10 into 5 आ रहा है और ये 5 into 10 आ रहा है तो आंसर तो सेम है। अब मैं नेक्स्ट टाइम इसकी फोर्स 20 कर दूं, इसकी फोर्स 30 कर दूं, फिर देखूं प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो फिर भी वो किसी ना किसी पॉइंट पर सेम आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि आएगा जरूर, नहीं 50 नहीं आएगा, हो सकता है 150 आ रहा हो सकता है 200 आ रहा हो, प्रोडक्ट सेम आएगा। सही है। और आप इसके थ्रू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम 2 हैं। क्या है? 2। उसमें से एक कंडीशन तो आपने अभी पढ़ ली थी यहाँ पर। क्या पढ़ा था? अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड है, तो उस पर जितने क्लॉकवाइज मोमेंट्स होंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स भी होंगे। एक कंडीशन तो यही हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम। मतलब ना रिजल्टेंट मोमेंट हो ना रिजल्टेंट फोर्स हो, तो ही हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। अब एक एग्जांपल है, आप देखें कितनी फोर्सेस हैं। इधर सुन लो बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात है। कितनी फोर्सेस हैं? 3। एक 100, एक 300 और एक 200। 100 कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है? 200 एंटी क्लॉकवाइज और 300 नहीं 300 किया ना। पिवट पर लगने वाली फोर्स कभी भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करती, तो 300 को आप काउंट ही नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं कितनी फोर्सेस मोमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं? 2। एक 100 है और एक 100 का मोमेंट क्लॉकवाइज और 400 हो गया। 200 का मोमेंट, तो रिजल्टेंट मोमेंट कितना है? 0। अब हम बात करते हैं फोर्सेस की। 400 कैसे है? 200 into 2 और 100 into 4, दोनों का मोमेंट 400 है, लेकिन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। नीचे कितनी फोर्स लग रही है? नीचे 300। 300। ऊपर कितनी लग रही है? तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? समझ आ रही बात? वो जो था वो क्या रिजल्टेंट क्या था? मोमेंट। और ये रिजल्टेंट फोर्स है। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स में सिर्फ फोर्स देख रहा हूँ, 200 और 100, 300। मोमेंट आप बेसिकली काउंट मोमेंट में क्योंकि F into D, अच्छा F into D, F into D, इसका तो D ही नहीं है। सही है। ये एक्ट ही पिवट पर कर रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इसका? क्योंकि पिवट फोर्स की लाइन पिवट से ही पास हो रही है, which means there is no distance between pivot and the line of force. तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ही है, तो D 0 है इसका। तो 300 into 0 is 0, which means 300 Newton force is not creating any moment. That's why there are only two forces that are creating moment. One is 100 and the other one is 200. 100 times 4 is 400 Newton meter clockwise, 400 Newton meter anti-clockwise, no resultant moment. Downward force 300, upward force 300, no resultant force. Is this system in equilibrium or not? Yes, it is. It is in equilibrium because it is satisfying these two conditions required for the equilibrium. No resultant moment, no resultant force. Center of mass किसे कहते हैं?
भाई बनना था। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट वेयर ऑल ऑफ इट्स मास अपीयर्स टू एक्ट। आपने देखा होगा कुछ लोग एक ऑब्जेक्ट को एक ही पॉइंट पर बैलेंस कर पाते हैं। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ाई तो करते नहीं है, लेकिन किताबों को जो है ना बैलेंस बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को नाम खुद ब खुद याद आ रहे होंगे दिमाग में। ठीक है, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट पर बैलेंस कर लेते हैं, तो उस पॉइंट पर जहां पर आपने उसको बैलेंस किया हुआ है, वहां पर आपको उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास फील हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मैं उस पॉइंट को क्या कहूंगा? बैलेंस सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसमें अपीयर्स टू एक्ट लिखना चाहिए या सिर्फ एक्ट लिखना चाहिए? Center of mass the point of object where all the mass of the object appears to act. अगर कोई स्टूडेंट लिख दे ऑल ऑफ द मास एक्ट्स, नहीं गलत हो जाएगा। देखो पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें हर पॉइंट पर पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, और हर एटम का मास है। Yes. तो आप ये नहीं लिख सकते ऑल ऑफ द मास एक्ट्स, व्हिच मींस उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास पूरे ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अच्छा देखिए वो निकला है बोले ना। नहीं, नेग्लिजिबल नहीं है। नहीं है आइटम्स का वो। सही है, नेग्लिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो मैं फॉर एग्जांपल आपकी पूरी बॉडी में से बोलूं आपके हाथ का मास ही नहीं, क्या आपकी पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं होता? होता है। सही है, और यही आपने देखा होगा रेसलर्स वगैरह यूज करते हैं आपको पूरे बॉडी को टॉपल करने के लिए उठाते हुए। ठीक है, तो वो एक अलग मसले मसाइल है, दफा करें उसको। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास तो होता है, हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट where you can feel the entire mass of the object. It doesn't mean कि उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कहीं और पर नहीं था, बस यहीं पर था। इसका मतलब है अच्छा मास तो पूरे ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यू कैन फील the entire mass of the object from a point, and that single point on the object is the the center of mass. ठीक ठीक है, तो what is the center of mass? the point where you can feel all the mass of the object. अब जी जो regular shaped objects है ना, इनका सेंटर ऑफ मास इनका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब ये होता है जैसे दीवार है, मैं बोलूं इस दीवार का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो आप बोलेंगे सर ये बीच में होगा। यहाँ पर ज्योमेट्रिकली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनका सेंटर ऑफ मास उनका ज्योमेट्रिक सेंटर ही होता है। मतलब आप उनको देख के बता सकते हैं कि ये इनका सेंटर ऑफ मास है। जैसे कि अगर एक स्क्वायर शेप में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको यहाँ बता रहे हैं, अगर सर्कुलर है या स्फेरिकल है तो आप उसका सेंटर यहाँ बता रहे होंगे, इस तरह से ट्रायंगुलर, इसी तरह से रेक्टेंगुलर। लेकिन अगर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसके लिए करते हैं एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब नहीं कर रहे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट है। यहां तक हमने डिस्कस किया टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में क्या क्या चीजें, जल्दी से बताएं। हमने डिस्कस किया आज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, यूनिट को डिस्कस किया, वेक्टर है डिस्कस किया, इंक्रीज कैसे करेंगे डिस्कस किया, प्रिंसिपल मोमेंट्स क्या होता है वो बताया हमने, उसकी कंडीशंस के बारे में बात की, कंडीशंस वो इक्विलिब्रियम के बारे में बात की, और सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की। और ये एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं आप लोग। सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट पर उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर आप उस पूरे ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकें, उस पूरे ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकें, उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास फील कर सकें। रिपीट, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? द पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट वेयर होल ऑफ इट्स मास appears to act can be felt आप लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आप उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकें। ठीक है, मतलब अगर आप उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को होल्ड करें तो पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड है। उस ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ, वो ये कि अगर ये बुक है, इस बुक को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो यहां कहीं ये बैलेंस हो जाएगी, मतलब आप इसको इसके सेंटर में बैलेंस कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं यहां इसको बैलेंस कर लें तो आप कभी भी इसको बैलेंस नहीं कर सकते। क्या मैं इस पॉइंट पर इस पूरे बुक का मास फील कर सकता हूं? तो व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है, चाहे ऑब्जेक्ट रेगुलर शेप्ड हो या ना हो। रिपीट करें, हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है। पानी का कैसे होगा? पानी बोतल में होगा ना, बोतल प्लास्टिक कंटेनर में होगा ना, उसके किसी भी कंटेनर में सेंटर आप होल्ड करने वाले बने, उसका भी होता है। सही है, रिपीट करूं मैं दोबारा, मेरी बात सुन लें। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? द पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट वेयर ऑल ऑफ इट्स मास appears to act can be felt। ठीक है,
कैन बी फेल्ट का मतलब ये है कि एक्चुअली मास वहां पे एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक्ट सब जगह पे कर रहा है। क्या यहाँ मास नहीं है? यहाँ मास नहीं है, हर जगह मास है, लेकिन इस जगह से हम इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास फील नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। बोलेंगे यूं करके पकड़ लिया, इसकी बात नहीं हो रही है। बैलेंस करने का मतलब है आप उस जगह पर उसको होल्ड कर रहे हैं, सही है, उसकी बात होगी। यहाँ देखो मसला तो नहीं है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? ये बुक एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर। लेकिन अगर ये बुक रेगुलर शेप्ड ना होती फिर आप नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिसका मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वो रेगुलर शेप्ड हो, मतलब रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, सही है, इस तरह की कोई शेप हो। लेकिन अगर एक स्टोन है, एक मार्बल का टाइल है और एक स्टोन है, स्टोन, मार्बल के टाइल को आप देख के बता देंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। स्टोन का नहीं बता सकते, क्योंकि स्टोन की ना शेप रेगुलर होगी, ना उसका मास एक जैसा होगा हर जगह पर, कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, ऐसा ही है। तो सिंपल बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हो तो उसका सेंटर ऑफ मास आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। जैसे दीवार है ना, इस दीवार का सेंटर ऑफ मास आप बता सकते हैं कि इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, मिड पॉइंट है, क्योंकि ये एक रेगुलर शेप्ड आपके पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेगुलर शेप्ड ना हो तो फिर उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। इसके लिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, जो चीज यहाँ लिखी है वो वीडियो में आपको परफॉर्म होते हुए नजर आ रही है। रेगुलर शेप की सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये लिखने को आता है, ठीक है। उसके लिए हम वीडियो देख रहे हैं। बेटा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ये वीडियो देखनी है आपने, जो चीज आपने अभी लिखी है वो आपको यहाँ पर परफॉर्म होते हुए नजर आ रही होगी। अच्छा, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हिच मींस द पॉइंट वेयर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फेल्ट। तो क्या एक बात है या नहीं है? मास जहां पर फील होगा, क्या पर उस ऑब्जेक्ट का वेट भी फील कर सकते हैं या नहीं कर सकते? व्हिच मींस आप उस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर ऑफ मास, center of gravity. Try to balance a piece of cardboard on your fingertip. What do you observe? We observe that there is only one point on which the cardboard can be balanced. This point where the cardboard can be balanced is called the center of gravity of the cardboard. Thus, the center of gravity is the point through which the resultant of the weight of all the particles of the body acts. Let us now determine the center of gravity of an irregularly shaped lamina using a plumb line. Make 3 holes near the edge of the lamina so that the lamina can swing freely when pivoted from each hole. Suspend the lamina from the point P as shown here. Hang a plumb line from the point P and mark the plumbing line P' on the lamina. Repeat the experiment by suspending the lamina from Q and mark the plumbing line Q'. Now follow the same procedure for the point R. We observe that all the 3 lines PP', QQ' and RR' intersect at one point. This point where all the 3 lines meet gives the center of gravity of the lamina. Generally, the center of gravity of geometrically shaped objects lie at the geometric center of the object. View the center of gravity of the objects listed here by clicking on the objects. ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक्सपेरिमेंट मुझे पढ़ के बताएं, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि आप सुराख करें 3, ठीक है, सुराख को लटकाएं, ठीक है, फिर उससे वेट लें, जहाँ जो बैलेंस होगा वो तीनों लाइन के बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले आपने 3 पॉइंट्स जो है वो 3 होल्स करने हैं उसमें, और 3 होल्स का नाम आप रख सकते हैं A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, आपकी मर्जी है। 3 होल्स हो गए।
तीन होल्स में से किसी भी एक होल से आपने क्या करना है, उसको सस्पेंड करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप वॉल से कोई पिक्चर हैंग करते हैं ना, सिंपल आपने क्या करना है कि उस पॉइंट पर आपने उसको हैंग कर देना है, किस चीज को, लैमिना को, ठीक है। जैसे लैमिना आप हैंग करेंगे उसी पॉइंट पर आप प्लम लाइन या फिर सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल हमने सिर्फ स्ट्रिंग के थ्रू लाइन बनानी है, ये हो गई एक लाइन। यही काम आप दूसरे पॉइंट से करेंगे, यही काम आप तीसरे पॉइंट से करेंगे। कितनी लाइंस बन जाएंगी? जब 3 लाइंस बन जाएंगी तो तीनों लाइंस जहां से इंटरसेक्ट हो रही होंगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। जहां पर सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा आपको, उस पॉइंट से अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करता हूं तो क्या वो ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड होगा या नहीं होगा? वो होगा। ये उसकी निशानी होगी कि अगर वो सेंटर ऑफ मास है तो जहां पर पॉइंट्स इंटरसेक्ट करें, अगर वहां से आप उस कार्डबोर्ड को जो है वो बैलेंस करते हैं तो वहां पर वो बैलेंस्ड होगा, वहां पर वो अनइवन नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ये लिखने के लिए आता है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? रिपीट में कर रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है लैमिना, कार्डबोर्ड, उसको आपने 3 होल्स करने कॉर्नर्स पर और एक दूसरे से दूर। मतलब अगर पी क्यू और आर है तो पी क्यू और आर आपस में एक दूसरे के करीब करीब नहीं होंगे। कॉर्नर ज्यादा हो तो मतलब कॉर्नर 4 है, इससे हमारा मसला नहीं। मैं कह रहा हूं आपको होल 3 करने हैं, आपकी मर्जी है कौन से 3 होल पे करते हैं। सर वो इक्वल होने चाहिए। नहीं, बस जितना दूर एक दूसरे से उतना अच्छा है, ठीक है। क्या बोला आपने, कितने होल्स करने? कहां पर होने? कॉर्नर्स पर, सही है। और एजेस का मतलब वर्टेक्स नहीं है, एजेस का मतलब जहां पर एंड पर। दूसरी बात ये है कि उन तीनों पॉइंट से फिर आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट से क्या करेंगे, हैंग कर देंगे। जहां पर हैंग करेंगे वहीं पर आप लैमिना प्लम लाइन लगाएंगे। स्ट्रिंग जहां से पास कर रहा है उस स्ट्रिंग के थ्रू आपने एक लाइन बना ली। यही आप काम दूसरे 2 पॉइंट से करेंगे। कितनी लाइंस बन जाएंगी? तीनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट होंगी, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। उसकी निशानी क्या होगी अगर सही निकाला है तो? वहां से बैलेंस होगा, वहां पर वो बैलेंस्ड होगा। मतलब अगर आप उस कार्डबोर्ड को उस पॉइंट से बैलेंस करते हैं तो उस जगह पर वो इवन होगा। कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी, इसमें कार बनाने की जरूरत नहीं है। बेस का मतलब बेस जितनी वाइड हो उतना स्टेबल ऑब्जेक्ट होता है, सही है। इसकी एग्जांपल आपके सामने, ये F1 फॉर्मूला 1 कार है, ठीक है। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। एक तो ये कि इसकी बेस वाइड है, व्हिच मींस इसके जो टायर्स है ना वो एक दूसरे से करीब करीब है, दूर दूर है। जितने टायर्स दूर होंगे बेस एरिया उतना ज्यादा होगा। अगर ये टायर्स करीब करीब होंगे, जैसे रक्शे की बात कर लेते हैं, एक ही टायर होता है आगे, उसको गिराना आसान है मुश्किल है? एक टायर गया तो पूरा गया। हल्का सा अगर टॉपल होगा ना, मतलब हल्का सा अगर नाले के अंदर गया वो गया तो फिर वो उसको टॉपल होने से रोक नहीं सकते आप आराम से। इसी तरह से हाई रूफ गाड़ी जो है, बोलान हाई रूफ, हाँ, उसमें भी वो बेस एरिया, जो टायर्स एक तो करीब होते हैं, ठीक है, मतलब बेस एरिया कम है और सेंटर ऑफ मास हाई है, जमीन से ऊंची होती है वो गाड़ी। इसमें दोनों चीजें देखें आप इस गाड़ी में, एक तो ये कि जमीन के साथ मिली हुई है, बेस एरिया जो है वो ज्यादा है और सेंटर ऑफ मास लो है। सेंटर ऑफ मास लो का मतलब है जमीन से करीब है। अगर ये जमीन से, उससे क्या होगा? स्टेबिलिटी, व्हिच मींस के ज्यादा स्पीड में अगर ये टर्न करती है कार, ये वाली, तो ये टॉपल नहीं हो सकती। यही काम अगर सुजुकी बोलान करे, रक्षा करे तो क्या होगा? नो टायर पे जाएंगे, ठीक है ना, तो वो नहीं कर सकते। इसी तरह से आपको कहा जाता है जितनी भी व्हीकल्स हैं उनके ऊपर सामान लोड करने से मना किया जाता है। नीचे हो जाएगी ना अगर करेंगे ऊपर। ऊपर मतलब छत पर, फजूल बातें नहीं। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका मास कितना है, आपका मास कितना है? 70 होगा, 60 होगा, ज्यादा नहीं होगा। अगर मैं आपको 80 kg का एक ऑब्जेक्ट पकड़ा दूं, सही है, सुन ले मेरी बात, इसको जरा गौर से। 80 kg का एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ होल्ड करके जा रहे हैं, आपकी बॉडी का इतना मास नहीं है जितना मास आप कैरी कर रहे हैं। आपको गिराना बहुत आसान होगा, आप ऐसे गिरेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही बात? समझ आ रही नहीं आ रही? अगर आप 80 kg का ऑब्जेक्ट पकड़े हुए हैं तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का यहाँ नहीं है। ये आपका जो बेली बटन है ना, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है। आपने अगर किसी ने रेसलिंग्स देखी हो तो किसी बंदे को गिराना हो तो वो यहीं से पकड़ के उसको गिराना। तो सर सेंटर ऑफ मास पे अगर वेट रखे तो, सेंटर ऑफ मास पे अगर सारा वेट रखे तो उससे कंपैरेटिवली मैं आपको बोलाऊं कि आपको गिराना मुश्किल हो जाएगा। सर यस, मैं एग्जांपल देता हूं। बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा है, उसको उल्टा बनाने हैं आप, उल्टा बनाने, यूं बनाए, यूं बनाए ना। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं स्टेबिलिटी के लिए। क्या? बेस एरिया ज्यादा है और सेंटर ऑफ मास लो है,
बिल्डिंग का मास ऊपर ज्यादा है जमीन के करीब ज्यादा है? जमीन के करीब। अरे उल्टा करा दें इसको, फिर क्या हो? वेंटिलेटर बेस एरिया कम हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हाई हो जाएगा, हवा से गिर जाएगा। ऐसे खड़ाई नहीं होगा, हवा से कैसे गिरेगा? खड़ाई नहीं होगा। यही बता रहा हूं, यही बता रहा हूं। मिड पॉइंट होता है उसको ज्यादा नीचे सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास होता कहां पर है? जहां पर मास ज्यादा होगा ना, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन उसके करीब करीब होगी। मैं आपको देखो, बिल्डिंग तो पूरी है, ऑफ कोर्स मास, मैंने बेटा मेरी बात सुन लें, बिल्डिंग पूरी है, मास पूरी बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन आपने देखा कि नीचे का एरिया ज्यादा है, ऊपर का एरिया जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं कम होता जा रहा है, तो ऊपर का मास भी कम होता जा रहा है। ज्यादा मास अगर नीचे है तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे के करीब कहीं होगा। मिड पॉइंट से नीचे होगा या मिड पॉइंट से ऊपर होगा? नीचे होगा। ये बात समझ आ रही है ना? ऊपर तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं मतलब उल्टी कर लेंगे तो वजन कम हो जाएगा। ये बात समझ। ऑब्जेक्ट को इसका मतलब पता है कैसे? मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट अगर आपको भारी लग रहा है ना, उल्टा करे पढ़ लें उसको। नहीं मतलब मास कम हो जाएगा, वो सरफेस एरिया कम होगा। स्टेबिलिटी का उसको क्या कहोगे? Stability। हाँ, तुम गलत टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, मार्क नहीं मिलेगा। जो चीज आप कहना चाह रहे हैं वो कम हो जाएगा, वो क्या कम हो जाएगा? मास कम नहीं होगा, वेट कम नहीं होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, विच मींस वो ऐसे नहीं रह सकता, ज्यादा देर गिर जाएगा। ऑब्जेक्ट स्टेबल कब होता है? अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो कैसा भी हो, इवन एक पॉट है जिसमें प्लांट होना है, कैसा बना होता है? फ्लावर पॉट कैसा होता है? नीचे से छोटा ऊपर से, है ना? हाँ। क्यों? उसका उन्होंने जैसे जैसे उसके इसके बाद इसी तरह से अगर मैं बोलूं अगर ये इस साइज का ये स्टेबल ज्यादा होगा, ये स्टेबल ज्यादा ये होगा, स्टेबल ज्यादा होगा ऐसे। ये स्टेबल ज्यादा है, ये बता रहा हूं। हाँ। मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है, जिस जगह पर भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन है, मतलब आप जितना भी टॉल स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो सारे ऐसे बने हुए होते हैं। पिरामिड। क्यों ऐसे बने हुए होते हैं? उनका बेस एरिया ज्यादा, सेंटर ऑफ मास नीचे, स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। अगर ऊपर तक बेस एरिया सेम हो, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर ऊपर तक बेस एरिया सेम ना हो, ऐसे हो, तो आप बताएं इन दोनों में से कौन सा स्टेबल ज्यादा है?